आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक ऐसा स्रोत है जो सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। इसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सेवक की हत्या, शासक का जन्म। शीर्षक ही बहुत मजबूत है। और इसकी पहली ही लाइन कि शक्ति सबसे काबिल इंसान को नहीं बल्कि उस इंसान को मिलती है जो सबसे ज्यादा निश्चित दिखता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, ये पूरी की पूरी चर्चा का आधार है। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कोई अपनी हिचकिचाहट को मिटाकर एक असरदार, एक प्रभावशाली उपस्थिति कैसे बना सकता है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। चलिए। तो सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे जरूरी विचार जो ये स्रोत सामने रखता है वो है आंतरिक सेवक का। ये हमारे अंदर की उस आवाज के बारे में है जो हमेशा दूसरों की मंजूरी चाहती है, बहुत ज्यादा सोचती है। सोर्स का तो ये भी कहना है कि ये हमारी असली पहचान है ही नहीं, ये बस समाज का सिखाया हुआ एक प्रोग्राम है। हाँ, और प्रोग्राम शब्द यहाँ बहुत सही बैठता है। मतलब स्रोत इसे कोई आदत नहीं मानता, वो इसे एक तरह का मानसिक वायरस कहता है जिसे हमें काबू में रखने के लिए बनाया गया है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि वो इसे सुधारने की बात नहीं करता, वो सीधे कहता है इसे मार दो। एक मिनट, मार दो, ये सुनने में बहुत बहुत कठोर लगता है। क्या मतलब है इसका? क्या अपने अंदर की विनम्रता या सहानुभूति कोई खत्म कर दे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के नजरिए से ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। अपने खिलाफ? बिल्कुल, अपने ही खिलाफ। इसका मतलब सहानुभूति को मारना नहीं बल्कि उस हिस्से को मारना है जो दूसरों की राय पर जिंदा रहता है। तर्क ये है कि जब तक ये भीतरी सेवक जिंदा है, आप कभी आजाद हो ही नहीं सकते। क्योंकि शक्ति मांगने से नहीं मिलती। कभी नहीं। शक्ति उस इंसान की ओर खींची चली आती है जिसकी मौजूदगी में एक अटूट निश्चय हो, और ये निश्चय उस सेवक के रहते आ ही नहीं सकता। करने का मन करे, उसका ठीक उल्टा करो। सुनने में तो आसान है, पर करने में उतना ही मुश्किल। ये एक शारीरिक अभ्यास है। स्रोत कहता है कि जब भी आपको छोटा महसूस हो, सिकुड़ने का मन करे, तो जानबूझकर ज्यादा जगह लें, कंधे फैलाएं। और जब सफाई देने का मन करे तो चुप हो जाएं। और सबसे मुश्किल, जब माफी मांगने की इच्छा हो तो सीधे आंखों में देखें, बिना पलके झुकाए। मतलब ये सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं है, ये तो एक तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को हैक करने जैसा है। बिल्कुल, आप एक नई पहचान गढ़ रहे हैं, और ये पहचान दुनिया के खिलाफ विद्रोह करके नहीं बल्कि खुद के उस पुराने दब्बू संस्करण के खिलाफ विद्रोह करके बनती है। तो शारीरिक हाव भाव की बात तो हुई, पर ये स्रोत मौन यानी चुप्पी के बारे में भी कुछ बहुत दिलचस्प कहता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा आत्मविश्वासी होता है। हाँ, लेकिन ये स्रोत तो बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है, और ये इस विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे? स्रोत कहता है कि असली शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में है। उसने शाही दरबार का उदाहरण दिया है जहां राजा हमेशा सबसे जोर से नहीं बोलता था। कभी कभी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो होता था जो कोने में चुपचाप बैठा सब देख रहा होता था, क्योंकि सब जानते थे कि जब वो बोलेगा तो हर शब्द का वजन होगा। और इसके पीछे की मनोविज्ञान क्या है? चुप रहने से कोई शक्तिशाली कैसे लग सकता है? देखिए, स्रोत इसे नियंत्रण के एक हथियार के रूप में देखता है। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप खुद को उजागर कर देते हैं। अच्छा। लोग आपकी कमजोरियों को भांप लेते हैं। आप प्रेडिक्टेबल मतलब अनुमान के योग्य बन जाते हैं। लेकिन एक शांत व्यक्ति, वो हमेशा एक खतरा माना जाता है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। बिल्कुल, ये एक रणनीति है। दूसरों को पहले बोलने दो, उन्हें वो खालीपन भरने दो। अक्सर वो अपनी घबराहट में अपनी असुरक्षाएं और अपने डर खुद ही बता देंगे। वाह, तो जो पहले बोलता है वो अपनी कमजोरियां पहले दिखा देता है। इसे शारीरिक हाव भाव से भी जोड़ा गया है, जैसे धीरे चलना, कभी हड़बड़ी में ना होना। हाँ, स्रोत इसकी तुलना एक शिकारी से करता है जो हमला करने से पहले शांति से इंतजार करता है। ये बात सही भी है। बड़े लीडर्स कभी हड़बड़ी में नहीं लगते। बिल्कुल, क्योंकि जल्दबाजी दिखाती है कि आप किसी और के कंट्रोल में हैं, आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसे चलते हैं जैसे आप उस जगह के मालिक हैं, तो आपको किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद आपकी ओर देखने लगते हैं। हाँ, एक तरह का गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है। लोग आपकी ओर खिंचने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि आप किसी का पीछा नहीं कर रहे। ठीक है, तो शांत रहना और धीरे चलना तो एक बात हुई, लेकिन जब बोलना पड़े तब क्या? क्या एक शासक की आवाज भी अलग होती है? बहुत अलग। और स्रोत इस पर बहुत साफ है। वो कहता है
कि ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं जैसे वो बोलने की इजाजत मांग रहे हों। इजाजत कैसे? वाक्यों के अंत में उनकी आवाज ऊपर की ओर उठती है, जैसे वो सवाल पूछ रहे हों। वो घबराहट में हंसते हैं, शायद मुझे लगता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हम सब कहीं ना कहीं करते हैं। श्रोत इसे आत्मविनाश कहता है ना? हाँ बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आप कुछ कहने से पहले ही उसके लिए माफी मांग रहे हो। तो इसका तोड़ क्या है? एक माकियावेलियन आवाज कैसी होती है? श्रोत के अनुसार ये आवाज धीमी, शांत और निर्णायक होती है। हर वाक्य एक फैसले की तरह, जिस पर कोई बहस की गुंजाइश ना हो। और इसके पीछे का मनोविज्ञान? मनोविज्ञान ये है कि इंसान तर्क से ज्यादा दृढ़ विश्वास का पालन करता है। अगर कोई अटूट निश्चितता के साथ बोलता है तो ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि वो सही होगा। वे आपके आत्मविश्वास के आगे झुक जाते हैं। तो इसके लिए कुछ खास तकनीकें भी बताई गई हैं? हाँ, और वो बहुत सीधी हैं। पहली, कम बोले लेकिन हर शब्द का वजन हो। ठीक है। दूसरी, वो सभी कमजोर वाक्य हटा दें जो आपको बचने का रास्ता देते हैं, जैसे मैं बस कह रहा था या ये बस मेरी राय है। स्रोत कहता है कि ये वाक्य कमजोर लोगों के लिए बचने के रास्ते हैं। और तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली, एक मजबूत बयान देने के बाद चुप हो जाना। वो मौन एक चुनौती है। ये दूसरों से कहता है मैंने अपनी बात कह दी है, अब हिम्मत है तो इसे काटो। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, और अगर कोई करता भी है तो बचाव ना करें, बस कहें ये गलत है और आगे बढ़ें। तो ठीक है, बॉडी लैंग्वेज बदल ली, बोलने का तरीका बदल लिया, लेकिन सोर्स कहता है कि ये सब बेकार है अगर एक चीज पर हमारा नियंत्रण ना हो। हमारा मन। हाँ, हमारा मन। अगर कोई आपको एक वाक्य से उकसा सकता है तो आप शक्तिशाली नहीं हैं, आप बस एक मुखौटा पहने हुए हैं। बिल्कुल, यहीं से असली युद्ध शुरू होता है। स्रोत इसे मनोवैज्ञानिक रूप से पहुंच से बाहर बनना कहता है। पहुंच से बाहर का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि भावनाएं महसूस ही ना करें? ये तो इंसान को रोबोट बना देगा। नहीं, स्रोत ये नहीं कहता कि भावनाएं महसूस ना करें। वो कहता है कि भावनाएं वास्तविक हैं लेकिन अप्रासंगिक हैं। अप्रासंगिक? जब तक कि आप उन्हें एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला ना करें। लक्ष्य प्रतिक्रिया करने वाला नहीं बल्कि गणना करने वाला व्यक्ति बनना है। आप भावनाओं को महसूस करते हैं पर उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। मतलब आपकी प्रतिक्रिया आपकी मर्जी से आती है, किसी और के उकसावे से नहीं। एकदम। जैसे स्रोत कुछ उदाहरण देता है, अगर कोई आपका अपमान करे तो प्रतिक्रिया ना दें, उसे डेटा की तरह इकट्ठा करें। अच्छा, और अगर कोई तारीफ करे तो पिघले नहीं, विश्लेषण करें कि इस तारीफ के पीछे उनका मकसद क्या है। और अगर कोई नजरअंदाज करे, जो शायद सबसे मुश्किल है, तो घबराएं नहीं और भी शांत और ठंडे हो जाएं। अपने मौन को अपनी ढाल बनाएं, अपना घाव लें। इसका मतलब है कि समझे जाने की जरूरत को ही खत्म कर देना। पर हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझें। और स्रोत कहता है कि यही इच्छा हमें कमजोर और नियंत्रणीय बनाती है। खुद को समझाने की, अपनी बात रखने की इच्छा ही वो धागा है जिससे दूसरे आपको कठपुतली की तरह नचाते हैं। जब आप इस जरूरत को खत्म कर देते हैं, तब आप दूसरों से प्रभावित नहीं होते बल्कि उन्हें प्रभावित करने लगते हैं। आप एक ऐसी पहेली बन जाते हैं जिसे वो हल नहीं कर सकते, और यही असली शक्ति है। और अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो इस सोर्स का शायद सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद हिस्सा है, असली कृति यानी रिजेक्शन को संभालना। हम सब रिजेक्शन से डरते हैं ना, इसे एक व्यक्तिगत हार मानते हैं, लेकिन इस सोर्स इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। हाँ, ये अस्वीकृति को व्यक्तिगत हार नहीं बल्कि खुफिया जानकारी कहता है। ये एक तोहफा है, घाव नहीं। खुफिया जानकारी किस तरह की? ये आपको बताता है कि या तो आप बहुत ज्यादा उपलब्ध थे, या फिर ये कि जिसने आपको अस्वीकार किया उसमें असली शक्ति को पहचानने की क्षमता ही नहीं थी। मतलब ये आपकी कमी नहीं बल्कि एक जरूरी डेटा पॉइंट है। और इस डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाए? स्रोत इसके लिए 5 कदम बताता है। पहला है, कभी भी प्रभावित ना दिखें। ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन स्रोत के हिसाब से यही सारा खेल है। जैसे ही आप दर्द या गुस्सा दिखाते हैं, वे जीत जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने आपको प्रभावित कर दिया है, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं, बिल्कुल शांत। ठीक है। दूसरा कदम है, अपनी उपस्थिति को एक हथियार की तरह वापस ले लें। इसका क्या मतलब है? मतलब अचानक और पूरी तरह से गायब हो जाएं। कोई बहस नहीं, कोई आखिरी मैसेज नहीं, बस खामोशी। आपकी अनुपस्थिति आपके शब्दों से ज्यादा असरदार होनी चाहिए। ताकि उन्हें आपकी कमी का एहसास हो। बिल्कुल। और तीसरा कदम है, कहानी को फिर से लिखें। ये दिलचस्प है। हाँ, ये आपके अपने मन के लिए है। कहानी ये नहीं है कि मुझे अस्वीकार कर दिया गया।
कहानी ये है कि मैंने खुद को एक ऐसे खेल से बाहर कर लिया जो मेरे लायक नहीं था। आप पीड़ित नहीं हैं, आप एक खिलाड़ी हैं। चौथा कदम है अस्वीकृति को नियंत्रण में बदलना। बिल्कुल। अब आपके पास जानकारी है, आप जानते हैं कि कहाँ सुधार करना है, कहाँ अपनी कीमत बढ़ानी है। स्रोत कहता है कि अपनी कीमत इतनी बढ़ाएं कि जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया था वे भविष्य में आपका नाम लेने में भी हिचकिचाएं। ये बदला नहीं है, ये विकास है। सही कहा। और आखिरी 5वां कदम, अपनी वापसी को हथियार बनाएं। और यहाँ साफ कहा गया है कि बदला लेना लक्ष्य नहीं है, बदला लेना कमजोर लोगों का काम है। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इतना शक्तिशाली बनना है कि बदला अप्रासंगिक हो जाए। आप तब वापस आएं जब आपकी सफलता इतनी स्पष्ट हो, इतनी ऊंची हो कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। उस समय कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका अस्तित्व ही उनका जवाब होता है। तो इन सब को जोड़कर देखें तो ये एक पूर्ण परिवर्तन की रूपरेखा है, एक सेवक से एक शासक बनने तक, जिसका लक्ष्य लोगों को पसंद आना नहीं बल्कि अविस्मरणीय बनना है। बिल्कुल, उस तरह का इंसान बनना जिसके कमरे से चले जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी महसूस होती रहे। इस पूरी चर्चा का सार एक ऐसी पहचान बनाना है जो अटूट हो, शांत, ठंडी और गणना करने वाली। जब किसी को भावनात्मक रूप से हिलाया नहीं जा सकता तो दूसरे केवल देख सकते हैं और इस बात से डर सकते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा। आप एक ऐसा हथियार बन जाते हैं जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है जिस पर हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। ये स्रोत शक्ति और नियंत्रण का एक बहुत साफ लेकिन शायद क्रूर रास्ता दिखाता है, लेकिन उस आंतरिक सेवक को पूरी तरह से खत्म करने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? वो हिस्सा जो शायद दूसरों से जुड़ना चाहता है, समझा जाना चाहता है, सहानुभूति रखना चाहता है, क्या मनोवैज्ञानिक रूप से अछूत और पहुंच से बाहर बनने की इस कोशिश में इंसान अपनी मानवता का ही कुछ जरूरी हिस्सा खोने का जोखिम उठाता है?